मेडिसिन में अपन पढ़ रहे थे विषाणु जनित रोग। पिछली क्लास में अपन ने स्टार्ट किया था नया डिजीज रिंडरपेस्ट। रिंडरपेस्ट नया डिजीज स्टार्ट किया था। इसके उपनाम मैंने आपको बताए थे पशुओं की महामारी, पशु माता, शीतला और पशु प्लेग के नाम से इसको जाना जाता है। पशु प्लेग के नाम से भी इसको जाना जाता है। इसके अलावा ये हाईली कॉन्टाजियस डिजीज होता है क्योंकि ये कॉन्टैक्ट से फैलता है। हाईली कॉन्टाजियस मतलब होता है कि एक पशु के दूसरे पशु से संपर्क में आने के बाद ये डिजीज होता है, ये फैलता है। इसके अलावा इसके मुख्य लक्षणों की बात करें तो शरीर में श्लेष्मा झिल्लियों में सूजन उत्पन्न होना, सही है। इसके अलावा फोकल नेक्रोटिक लीजन्स। फोकल नेक्रोटिक लीजन्स का मतलब होता है मोर के अंदर अलग अलग प्रकार के लीजन्स बन जाते हैं। मोर की जो केविटी होती है उसके अंदर नेक्रोटिक लीजन वहाँ पे बन जाते हैं। इसके अलावा पतले दस्त होना या पेचिस होना, ये सारे लक्षण हो गए। इसको रोग कारक मैंने आपको बताया था पैरामिक्सोवायरिडी कुल का एक सदस्य होता है मोरबिली वायरस। पैरामिक्सोवायरिडी ये भी आपको याद रखना है कि पैरामिक्सोवायरिडी फैमिली जो है वो भी कई बार पूछी जाती है। इसका सदस्य है मोरबिली वायरस, जिसकी वजह से ये रोग होता है। कौन सा रोग? रिंडरपेस्ट रोग यहाँ पे होता है। ये एक प्रकार का सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस है। टीकाकरण के पश्चात इसके प्रति जो प्रतिरोधकता है वो हो जाती है, या अपन कह सकते हैं कि अगर ये एक बार ये डिजीज हो जाता है, एक बार किसी पशु में ये रोग हो जाता है तो उसके पश्चात क्या होता है, इसके प्रति शरीर के अंदर रोग प्रतिरोध क्षमता विकसित हो जाती है। मतलब एक बार होने के बाद ये रोग दोबारा पशु के अंदर नहीं होता। इसके कई प्रकार के स्टेन मैंने आपको बताए थे, और इसमें एक चीज़ और बताई थी कि इसके अंदर क्या होता है कि अगर सभी स्टेनों के अंदर सभी जो जितने भी स्टेन है वो अगर कोई सा भी स्टेन पशु को संक्रमित करता है, सही है, तो सभी प्रकार के स्टेन के प्रति रोग प्रतिरोधक क्षमता विकसित हो जाती है। एपिडेमियोलॉजी की बात करें तो एपिडेमियोलॉजी इसके दो प्रकार से नियंत्रण जो चलाए गए थे, स्कीम चलाई गई थी, जैसे कि एक तो रिंडरपेस्ट इरेडिकेशन स्कीम जो 1954 में चलाई गई थी। इसके अलावा नेशनल रिंडरपेस्ट इरिगेशन प्रोग्राम वो 1992 में चलाया गया था। इनके आधार पर इस रोग को पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया गया। इसके अलावा ये जो वायरस होता है ये शरीर के सभी प्रकार के स्त्राव जो होते हैं, मूत्र हो गया, इसके अलावा फेसिस जो होता है, मुख से उत्पन्न लार, इसके अलावा नाक से स्त्रीत होने वाले पदार्थ, सीमन के द्वारा, दूध के द्वारा ये फैल सकता है, किसी स्वस्थ जीव के अंदर जा सकता है। सभी प्रकार के स्त्राव जो होते हैं उनके अंदर ये उपस्थित होता है। ये होगी इसकी एपिडेमियोलॉजी। रोगजनकता पैथोजेनेसिस की बात करें तो पैथोजेनेसिस मैंने आपको बताई थी। सबसे पहले क्या करता है, श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है। श्वसन तंत्र में जाने के बाद श्वसन तंत्र के अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम जो होता है, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक, जैसे कि नासा छिद्र हो गया, फेरिंग्स हो गया, ट्रेकिया हो गया, ये क्या कहलाते हैं, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक कहलाते हैं। तो इनके अंदर जाएगा, इनकी श्लेष्मा झिल्ली को छेदेगा। श्लेष्मा झिल्ली को आर पार करने के बाद ये जो लिम्फ नोड्स जो होती है वहाँ पे जाएगा। लिम्फ नोड में पाई जाने वाली एक कोशिकीय सेल्स जो होती है, एक केंद्र की ये सेल्स जो होती है जिनके अंदर एक केंद्रक पाया जाता है, ऐसी सेल्स को ये अपना टारगेट बनाता है और उनको धीरे धीरे नष्ट करने लग जाता है, जैसे कि लिम्फोसाइट कोशिकाएं, सही है। लिम्फोसाइट कोशिकाओं में अपना प्रभाव दिखाएगा और धीरे धीरे लिम्फोसाइट कोशिकाओं को नष्ट करेगा। इसके बाद में ये रक्त में जाएगा। रक्त में जाने के बाद शरीर के अलग अलग अंगों में जाएगा। अंगों में जाने के बाद वहाँ पे इडिमा उत्पन्न करेगा, नेक्रोसिस उत्पन्न करेगा, सही है, फाइब्रोसिस उत्पन्न करेगा, वो सारे काम वहाँ पे करता है। इसके साथ साथ मुख के अंदर अलग अलग प्रकार के लीजन भी यह बनाता है, जिसको फोकल नेक्रोटिक लीजन्स के नाम से जाना जाता है। फोकल नेक्रोटिक लीजन, फोकल का मतलब होता है मुख की गुहा जो होती है उसको फोकल बोला जाता है। उसके अलावा नेक्रोटिक मतलब वहाँ की कोशिकाएं नष्ट हो जाती है, और नष्ट होने के बाद जो लीजन्स बनते हैं उनको फोकल नेक्रोटिक लीजन्स कहा जाता है। इसके अलावा ये जो होता है, ये वायरस होता है छोटी आंत में बड़ी आंत में जाएगा। बड़ी आंत के कोलन और रेक्टम वाले भाग में जाके वहाँ पे अलग प्रकार के निशान बनाएगा, जिनको जेब्रा स्ट्रिपिंग या जेब्रा मार्किंग बोला जाता है। जेब्रा के जो धारियाँ होती है उसी समान ये संरचना बनाता है, जिनको जेब्रा स्ट्रिपिंग या जेब्रा मार्किंग उनको कहा जाता है। ये लिम्फोसाइट को नष्ट करता है। लिम्फोसाइट को नष्ट करेगा तो जाहिर सी बात है शरीर के अंदर रोग
जो प्रतिरोधक क्षमता है वो धीरे धीरे कमज़ोर होगी और रोग प्रतिरोधक क्षमता धीरे धीरे कमज़ोर होगी, तो सेकेंडरी इन्फेक्शन बढ़ेगा। सेकेंडरी इन्फेक्शन जैसे कि बैक्टीरिया, क्लेमाइडिया जो है वो अधिक रोग प्रतिरोधक क्षमता की वजह से संक्रमण नहीं कर पा रहे थे, वो अब लो प्रतिरोधक क्षमता होने की वजह से वो संक्रमण उत्पन्न कर देते हैं। तो सेकेंडरी इन्फेक्शन भी इसकी वजह से यहाँ पे उत्पन्न हो जाता है। यहाँ तक अपन ने देख लिया था। नेक्स्ट अपन बात करते हैं इसके लक्षणों की। रिंडरपेस्ट के लक्षण कौन कौन से, क्लिनिकल साइन, क्लिनिकल साइन। सबसे पहला, इसमें 3 प्रकार की अवस्थाएं पाई जाती है। रिंडरपेस्ट की 3 प्रकार की अवस्थाएं पाई जाती है। सबसे पहले तो पर एक्यूट अवस्था, पर एक्यूट अवस्था, इसके बाद में एक्यूट अवस्था, इसके बाद में सब एक्यूट। ये 3 प्रकार की अवस्थाएं इसकी पाई जाती है। सबसे पहले अपन देखेंगे पर एक्यूट अवस्था, पर एक्यूट फॉर्म। इसका इंक्यूबेशन पीरियड कितना होता है? पर एक्यूट फॉर्म का इंक्यूबेशन पीरियड होता है इसका बहुत ही छोटा होता है। इसके अंदर मैंने आपको बताया था कि पर एक्यूट अवस्था मतलब बहुत ही जल्दी फैलने वाली जो अवस्था होती है उसको पर एक्यूट अवस्था कहलाता है। इसका इंक्यूबेशन पीरियड बहुत ही छोटा होता है, बहुत छोटा इंक्यूबेशन पीरियड। सही है, बहुत ही छोटे समय के अंदर या कम समय के अंदर पशु की मृत्यु हो जाती है इसके द्वारा, और जो लक्षण जो उत्पन्न होते हैं वो कम ही उत्पन्न होते हैं। यानी कि इसमें 1 से 3 दिन के अंदर, संक्रमण होने से 1 से 3 दिन के अंदर ही पशु की मृत्यु हो जाती है। पशु की मृत्यु हो जाती है। अब इसके लक्षणों की अगर बात करते हैं तो लक्षणों में शरीर का तापमान उच्च होना, यानी कि उच्च तापमान, हाई फीवर जिसको बोल सकते हैं, उच्च तापमान। इसके अलावा श्लेष्मा झिल्लियों का लाल होना, श्लेष्मा झिल्लियों का लाल होना। अगला इसका लक्षण क्या हो गया? सांस लेने में तकलीफ, सांस लेने में तकलीफ होना। सही, ये सारे लक्षण इसमें उपस्थित होते हैं, क्योंकि ये जो इसकी फॉर्म होती है पर एक्यूट फॉर्म, ये बहुत ही कम समय के लिए होती है और इसमें बहुत ही कम लक्षण उत्पन्न हो पाते हैं, क्योंकि जब वायरस शरीर के अंदर प्रवेश करेगा तो ये बहुत ही ज़्यादा मात्रा में प्रवेश करता है, शरीर के अंदर बहुत ही ज़्यादा मात्रा में प्रवेश करता है और कुछ ही समय में पशु की मृत्यु हो जाती है, जिससे जो लक्षण प्रकट होते हैं वो कम लक्षण प्रकट हो पाते हैं। 1 से 3 दिन के अंदर ही पशु की मृत्यु हो जाती है। ये तो हो गई पर एक्यूट फॉर्म की बात। अब आप बात करते हैं एक्यूट फॉर्म। एक्यूट फॉर्म की बात करते हैं तो इसके अंदर क्या होता है? इसका इंक्यूबेशन पीरियड कितना होता है? 6 से 9 दिन का, 6 से 9 दिन का इंक्यूबेशन पीरियड होता है इसका। उच्च तापमान इसमें लक्षण देखने को मिलता है, उच्च तापमान या अपन कह सकते हैं हाई फीवर जिसको बोल सकते हैं। और इसका जो टेम्परेचर होता है शरीर का वो 105 डिग्री से 107 डिग्री फ़ारेनहाइट तक ये जा सकता है। 105 डिग्री फ़ारेनहाइट से 160 डिग्री फ़ारेनहाइट तक इसका टेम्परेचर हो सकता है। इसके अलावा भूख न लगना, पशु जो होता है तनाव में रहता है, डिप्रेशन में रहता है। इसके अलावा उत्पादन कम होना, ड्राई मजल, श्लेष्मा झिल्लियों का लाल होना या सूजन। श्लेष्मा झिल्लियाँ जो होती है जैसे कि नाक की झिल्लियाँ, मुख गुहा की झिल्लियाँ, श्लेष्मा झिल्लियों में सूजन,
सूजन, कब्ज, कब्ज जैसी कंडीशन देखने को मिलती है। अधिक प्यास लगना, अधिक प्यास लगना। हाइड्रोफोबिया, हाइड्रोफोबिया नहीं, फोटोफोबिया जिसको बोला जाता है, यानी कि प्रकाश से डर लगना, प्रकाश से डर लगना, जिसको फोटोफोबिया कहा जाता है, जिसको क्या कहा जाता है, फोटोफोबिया जिसको कहा जाता है। इसके अलावा मुख से, नाक से, आंखों से स्त्राव आना, आंखों से स्त्राव आना, सही है, ये हो गया। इसके अलावा फोकल नेक्रोटिक लीजन, फोकल नेक्रोटिक लीजन, मुख गुहा के अंदर नेक्रोटिक लीजन्स देखने को मिलते हैं। ये होते हैं मुख गुहा के अंदर कुछ उभार दिखाई देने लगते हैं। मुख गुहा में उभार दिखाई देते हैं, जैसे कि अपन जिनको फोड़े बोलते हैं उस प्रकार की संरचना उसमें दिखाई देने लगती है। ये लीजन्स जो होते हैं वो धीरे धीरे पूरे शरीर में फैल जाते हैं। जैसे कि सबसे पहले जो होता है मुख गुहा के अंदर स्टार्ट होते हैं, मुख गुहा से ये शरीर के अलग अलग अंगों में चले जाते हैं, जैसे कि यूट्रस हो गया उनके अंदर भी चला गया। इसके अलावा जो इंटेस्टाइन होती है, आंत होती है, उनमें भी ये लीजन्स चले जाते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट है अधिक दस्त लगना, अधिक दस्त होना, दस्त के साथ खून भी उपस्थित होता है, जिसको डायसेंट्री बोला जाता है। डायसेंट्री की कंडीशन इसके अंदर देखने को मिल सकती है। त्वचा के ऊपर वेसिकल्स बनना, वेसिकल्स का बनना, जिनके अंदर तरल पदार्थ भरा होता है। त्वचा के ऊपर वेसिकल्स बन जाती है जिनके अंदर तरल पदार्थ भरा हुआ होता है। 3 से 5 दिन बाद अचानक से तापमान में गिरावट, अचानक से तापमान में गिरावट देखने को मिलती है। प्राणी की 24 घंटे में मृत्यु हो जाती है। ये है एक्यूट कंडीशन के लक्षण हो गए, ये सारे के सारे एक्यूट लक्षण के कंडीशन। नेक्स्ट तीसरी स्टेज इसके अंदर आती है सब एक्यूट कंडीशन। तीसरी अवस्था है सब एक्यूट। सब एक्यूट फॉर्म्स होती है, इसको स्किन फॉर्म भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है इसको? इसको स्किन फॉर्म भी बोला जाता है। स्किन फॉर्म का मतलब होता है कि इसके जो लक्षण होते हैं वो स्किन के ऊपर, त्वचा के ऊपर दिखाई देते हैं, इसलिए इसको स्किन फॉर्म भी बोला जाता है। इसके अंदर लक्षण हो गए शरीर का तापमान बढ़ना, शरीर का तापमान बढ़ना, लेकिन इसमें हाई फीवर देखने को नहीं मिलता।
उच्च बुखार नहीं देखने को मिलती या उच्च तापमान नहीं देखने को मिलता है। तापमान जो होता है वो कम ही इसमें देखने को मिलता है। त्वचा के ऊपर छोटे छोटे उभार दिखाई देते हैं। त्वचा पर छोटे छोटे उभार दिखाई देते हैं और ये उभार जो होते हैं ये स्क्रोटम तक पहुंच जाते हैं। स्क्रोटम तक पहुंच जाते हैं, यानी कि जो अंडकोश है वहां तक भी ये लक्षण दिखाई देते हैं। अंडकोश तक भी ये लक्षण दिखाई देते हैं। इसके अलावा कम रोग प्रतिरोधक क्षमता के कारण शरीर के अंदर उपस्थित जो परजीवी हैं वो सक्रिय हो जाते हैं। कम रोग प्रतिरोधक क्षमता के कारण शरीर में उपस्थित जो परजीवी है, शरीर में उपस्थित परजीवी वो सक्रिय हो जाते हैं और वो भी अपना रोग प्रदर्शित करने लग जाते हैं। शरीर में उपस्थित जो परजीवी है वो भी कम रोग प्रतिरोधक क्षमता के कारण सक्रिय हो जाते हैं। पहले क्या था कि रोग प्रतिरोधक क्षमता हाई थी, उस वजह से वो परजीवी जो होते हैं वो निष्क्रिय पड़े थे शरीर के अंदर। और जैसे ही इस रोग का संक्रमण होता है, इस रोग के संक्रमण से लिम्फोसाइट्स जो नष्ट होती है, ये क्या करता है, ये वायरस लिम्फोसाइट कोशिकाओं के अंदर जाके उनको नष्ट करने लग जाता है। और जैसे ही रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होती है शरीर की, तो शरीर में उपस्थित परजीवी होते हैं वो सक्रिय हो जाते हैं और वो भी अपना रोग उत्पन्न करने लग जाते हैं। इस फॉर्म से या इस अवस्था से संक्रमित जो पशु है वो ज़्यादातर पशु ठीक हो जाते हैं। ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। इस फॉर्म से संक्रमित जो पशु है वो ज़्यादातर ठीक हो जाते हैं। सबसे पहले तो परएक्यूट अवस्था के अंदर लगभग मोटिलिटी इसकी लगभग ज़्यादा होती है, 100% के आसपास ही होती है, यानी कि जिसके अंदर परएक्यूट फॉर्म पाई जाती है, जिस पशु के अंदर, उसकी मृत्यु लगभग होती है। और एक्यूट फॉर्म में मृत्यु हो भी सकती है या नहीं भी हो सकती, क्योंकि दोनों को 50-60% इसमें चांस रहते हैं। सब एक्यूट फॉर्म में ज़्यादातर जो पशु है, संक्रमित पशु है, वो इस अवस्था के अंदर ठीक हो जाते हैं। सही है, ये हो गया, इसके लक्षणों की बात होगी। नेक्स्ट आता है इसके डायग्नोसिस के बारे में। डायग्नोसिस किस प्रकार की है, तो इसकी पहचान किस प्रकार होती है। सबसे पहले तो लक्षणों के आधार पर, लक्षण देख के शरीर के ऊपर उपस्थित जो लीजन्स होते हैं, मुख गुहा में उपस्थित लीजन के आधार पर, या त्वचा के ऊपर बने जो फॉलिकल्स जो है तो होते हैं, जो उबार होते हैं, उनके आधार पर, लक्षणों के आधार पर इसकी पहचान की जा सकती है। ठीक है, नेक्स्ट आता है इसका, मैंने आपको एक लक्षण बताया था, जेब्रा स्टिपिंग या जेब्रा मार्किंग जिसको बोला जाता है। तो अगर पशु की मृत्यु हो जाती है, पशु की मृत्यु होने के बाद अगर उसका पता लगाया जाए कि उस पशु की मृत्यु किस वजह से हुई है, तो उसके लिए पोस्टमार्टम के अंदर जेब्रा मार्किंग आपको देखनी पड़ेगी। कौन से हिस्से में, कोलन और रेक्टम, जब आप इंटेस्टाइन का अगर पोस्टमार्टम करते हो, सही है, इंटेस्टाइन में, बड़ी आंत में कोलन और रेक्टम वाला जो पार्ट होता है उसके अंदर आपको जेब्रा मार्किंग देखने को मिलेगी। तो उससे कंफर्म हो जाता है कि रोग कौन सा था, रिंडरपेस्ट। इसके अलावा ब्लड टेस्ट किया जा सकता है, ब्लड टेस्ट किया जा सकता है। ब्लड टेस्ट में आपको क्या दिखेगा, ल्यूकोपीनिया, क्योंकि ल्यूकोसाइट जो होती है उनकी संख्या कम हो जाती है।
ल्यूकोसाइट्स की संख्या कम हो जाती है, और कम संख्या ल्यूकोसाइट्स की होती है उस कंडीशन को क्या बोला जाता है, ल्यूकोपीनिया। तो ब्लड टेस्ट के आधार पर इसकी पहचान की जा सकती है। इसके अलावा अगार जेल डिफ्यूजन टेक्निक द्वारा, अगार जेल डिफ्यूजन, अगार जेल डिफ्यूजन टेक्निक द्वारा इसके द्वारा इसकी पहचान की जा सकती है। इसके अलावा CFT की जा सकती है, FAT, CFT की जा सकती है, FAT की जा सकती है, एलाइजा, ये सारे टेस्ट इसके लिए किए जा सकते हैं। नेक्स्ट आता है डिफरेंशियल डायग्नोसिस। डिफरेंशियल डायग्नोसिस में पहला FMD, खुरपक्का मुंह पक्का रोग, खुरपक्का मुंह पक्का रोग। उसमें भी क्या होता है, खुरपक्का मुंह पक्का रोग में मुख के अंदर लीजन्स बन जाते हैं, जैसे कि इसके अंदर मैंने आपको बताया था फोकल नेक्रोटिक लीजन, उसी प्रकार इसके अंदर भी FMD में भी मुख और खुर जो होते हैं वहाँ पे लीजन्स बनते हैं। इसके अलावा HS में भी मुख में छाले पड़ जाते हैं जैसे। इसके अलावा मैलिग्नेंट कैटरल फीवर, मैलिग्नेंट कैटरल फीवर। इसके अलावा वेसिकुलर स्टोमेटाइटिस, वेसिकुलर स्टोमेटाइटिस जिसके अंदर वेसिकल्स बन जाते हैं। स्टोमेटाइटिस मतलब मुख गुहा के अंदर वेसिकल बन जाते हैं। बोवाइन वायरल डायरिया जिसको BVD के नाम से जाना जाता है, बोवाइन वायरल डायरिया। और एक होता है साल्मोनेलोसिस। ये हो गया डिफरेंशियल डायग्नोसिस। क्या हो गया, डिफरेंशियल डायग्नोसिस। नेक्स्ट आता है इसमें ट्रीटमेंट, रिंडरपेस्ट का ट्रीटमेंट। वायरल डिजीज है तो वायरल डिजीज का कोई ट्रीटमेंट नहीं होता, कोई विशिष्ट उपचार जिसको नहीं कह सकते अपन, वायरस का कोई भी विशिष्ट उपचार नहीं होता। कोई भी विशिष्ट उपचार नहीं होता है। सेकेंडरी इन्फेक्शन को रोकने के लिए अपन कुछ एंटीबायोटिक्स इसमें दे सकते हैं। सेकेंडरी इन्फेक्शन को रोकने के लिए कुछ अपन एंटीबायोटिक इसके अंदर दे सकते हैं। प्रतिजैविक औषधियाँ, प्रतिजैविक औषधियों के अंदर जैसे कि पेनिसिलिन हो गया, स्ट्रेप्टोमाइसिन हो गया, सही है, वो सारी अपन दे सकते हैं। सल्फा ड्रग इसके अंदर दे सकते हैं। पेनिसिलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, हो गया, सल्फा ड्रग्स हो गया। इसके अलावा और भी कई प्रकार के एंटीबायोटिक्स हैं जो इसमें अपन काम में ले सकते हैं, सल्फा ड्रग्स में अपन काम में ले सकते हैं। इसके अलावा इन्फ्लामेशन को कम करने के लिए नसेड काम में लिया जा सकता है। नॉन स्टीरॉयड एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग, सही है। एलर्जी को कम करने के लिए एंटी हिस्टामिनिक ड्रग,
एंटी हिस्टामिनिक ड्रग काम में ले सकते हैं। और नेक्स्ट आता है इसका सहारात्मक उपचार या जिसको सपोर्टिव ट्रीटमेंट बोला जाता है। फीवर को कम करने के लिए एंटीपायरेटिक दिया जा सकता है, दर्द को कम करने के लिए एंटी एनाल्जेसिक दिया जा सकता है, एनाल्जेसिक दिया जा सकता है, और एंटीपायरेटिक बुखार को कम करने के लिए ड्रग्स दी जा सकती है। इसके अलावा फ्लूइड थेरेपी, दे सकते हैं। इसमें केवोलिन दे सकते हैं, केवोलिन पेक्टिन जो मिक्सर होता है उसका पाउडर दे सकते हैं। केवोलिन पेक्टिन का पाउडर दे सकते हैं, मिक्सर पाउडर इसमें काम में ली जा सकती है। ये हो गया इसका ट्रीटमेंट। इसके अंदर कोई वायरस जो है इसका कोई विशिष्ट उपचार नहीं होता, इसके लिए किसी प्रकार की कोई ड्रग्स नहीं है। सेकेंडरी इन्फेक्शन को रोकने के लिए, सेकेंडरी इन्फेक्शन जैसे कि शरीर में ल्यूकोपीनिया होता है, ल्यूकोसाइट्स कम हो जाती है, तो उनकी वजह से क्या होता है, जो दूसरे और प्रकार के बैक्टीरिया, पैरासाइट, ये क्या करते हैं, उसे रोग प्रतिरोधकता कम होने की वजह से वो अपना संक्रमण उत्पन्न कर सकते हैं। तो उसको रोकने के लिए अपन सेकेंडरी इन्फेक्शन बोला जाता है, उसके लिए अपन एंटीबायोटिक ड्रग्स दे सकते हैं, जैसे कि पेनिसिलिन हो गया, स्ट्रेप्टोमाइसिन सल्फा ड्रग, ये सब चीज़ें जिसमें ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन भी आ सकती है, वो सारी दे सकते हैं। दर्द को कम करने के लिए, इन्फ्लामेशन को कम करने के लिए नसेड दे सकते हैं, एंटी हिस्टामिनिक ड्रग उसमें दे सकते हैं, सही है। पैरासाइट को ख़त्म करने के लिए या एलर्जी को कम करने के लिए एंटी हिस्टामिनिक ड्रग दे सकते हैं। सहारात्मक उपचार में फ्लूइड थेरेपी दे सकते हैं, केवोलिन पेक्टिन मिक्सर का पाउडर अपने काम में ले सकते हैं। नेक्स्ट आता है इसका प्रिवेंशन एंड कंट्रोल। नेक्स्ट आता है प्रिवेंशन एंड कंट्रोल। प्रिवेंशन एंड कंट्रोल वही है, जो संक्रमित प्राणी है उसको स्वस्थ पशुओं से अलग कर देना चाहिए, उसका खान पान अलग कर देना चाहिए, ट्रीटमेंट उसका अलग करना चाहिए। और एक आता है वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन में लाइव एक्टिवेटेड वैक्सीन इसके लिए उपलब्ध है। लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन इसके लिए उपलब्ध है। ये लगाने के बाद इसके सभी प्रकार के स्टेन के लिए शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न हो जाती है, सभी प्रकार के स्टेन के लिए। सभी प्रकार के जो स्टेन है उनके लिए शरीर के अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता विकसित हो जाती है। तो ये हो गया रिंडरपेस्ट के बारे में। रिंडरपेस्ट कंप्लीट। नेक्स्ट क्लास में अपन देखेंगे एफएमडी नया डिजीज, खुरपक्का मोरपक्का डिजीज, जिसको एफएमडी बोला जाता है।